जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की जितनी भी तस्वीरें आज के समय में मौजूद हैं, ये सब के सब कल्पना और अनुमान के आधार पर ही बनाई गई हैं। जीसस क्राइस्ट वाकई में कैसे दिखते रहे होंगे, ये बात आज कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि कभी किसी ऐसे इंसान ने जीसस की तस्वीर बनाई ही नहीं जिसने जीसस को खुद अपनी आंखों से देखा हो। अब इसके पीछे वजह शायद ये हो सकती है कि ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में दैवीय चित्रण पर रोक थी। जीसस क्राइस्ट का सबसे शुरुआती चित्रण जो हमको मिलता है वो 3री शताब्दी में मिलता है। इसमें जीसस के बाल छोटे हैं, दाढ़ी नहीं है और वो एक रोमन परिधान पहने हुए दिखाई देते हैं। फिर 4ठी शताब्दी में जीसस का लंबे बाल और दाढ़ी वाला चित्रण किया जाने लगा। इसी का परिवर्तित स्वरूप आज के समय में प्रचलित है। अपने जीवन के दौरान जीसस कैसे दिखते रहे होंगे, इस पर भी बहस चलती रहती है। आजकल जो जीसस की तस्वीरें मौजूद हैं उनमें जीसस यूरोपियन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चूँकि जीसस का जन्म मिडिल ईस्ट में जेरूसलम के नज़दीक बेथलेहम में हुआ था, इस वजह से जीसस का रंग गहरा रहा होगा और वो मिडिल ईस्ट के इंसानों की तरह से दिखाई देते रहे होंगे। कुछ और लोग जीसस के अपीयरेंस के बारे में और तरह की बातें करते हैं, लेकिन 2 मई 1972 को एक इटालियन मैगजीन में एक फ़ोटो छपी थी जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये फ़ोटो जीसस क्राइस्ट की असली फ़ोटो है। और ये फ़ोटो एक ऐसी मशीन के माध्यम से खींची गई थी जो मशीन भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को देख सकती थी। हेडलाइन छपी थी कि एक मशीन जो भूतकाल को देख सकती है, आखिरकार उसका आविष्कार कर लिया गया है। इस मशीन का नाम था क्रोनोवाइजर और इस मशीन को बनाने का दावा करने वाला इंसान वेटिकन सिटी का एक प्रीस्ट था जिसका नाम पेलेग्रिनो अर्नेटी था। तो प्रीस्ट होने के अलावा अर्नेटी फिजिक्स में पीएचडी किए हुए एक वैज्ञानिक था, प्राचीन भाषा की अच्छी जानकारी रखता था और वेनिस का सबसे मशहूर एक्सर्सिस्ट भी था। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है क्रोनोवाइजर की कहानी। तो जब से ये कहानी शुरू हुई वो साल था 1964 का। एक दिन शाम का वक्त था। एक फ्रेंच प्रीस्ट जिसका नाम फ्रेंकोआ ब्रून था, वो वेनिस शहर की ग्रैंड कनाल में चलने वाली एक नाव के ऊपर सवार होता है। नहर का पानी शांत था। आसमान में शाम की लालिमा छाई हुई थी जिसकी परछाई नहर के पानी पर भी पड़ रही थी। नहर के किनारे बनी इमारतों में लाइटें जलना शुरू हो गई थी। तो जब ब्रून नाव के ऊपर चढ़ा तो इसने देखा कि नाव पर एक और प्रीस्ट पहले से ही मौजूद है, तो ये उसके पास आकर बैठ गया। ये जो प्रीस्ट नाव पर पहले से मौजूद था ये पेलेग्रिनो अर्नेटी ही था। तो जब ब्रून अर्नेटी के पास बैठा तो अर्नेटी ने ऐसे ही शिष्टाचार में ब्रून से बात करना शुरू कर दिया और पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब इन दोनों की बात थोड़ा और आगे बढ़ी तो अर्नेटी को पता चला कि ब्रून भी उसके ही तरह, अर्नेटी की ही तरह प्राचीन भाषा की अच्छी खासी जानकारी रखता है। जब प्राचीन भाषा की बात आ गई तो इनकी बातों का रुख धार्मिक बातों की तरफ मुड़ गया। जब इनकी बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ी तो ब्रून अर्नेटी की बातों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये समझ गया कि अर्नेटी वाकई में एक काबिल इंसान है। इसलिए ब्रून ने अर्नेटी से एक सवाल किया जो उसे काफ़ी लंबे समय से परेशान किए हुए था। ब्रून ने पूछा कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं जीसस के जीवन के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में, तो आज के समय में हम उनकी किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं और लोगों को किस तरह से वे बातें समझाई जा सकती हैं। अब इस सवाल के पीछे मतलब ये था कि जैसे आपने देखा हो कि अगर पुराने समय में किसी से बता दिया जाता कि आप इस चीज़ को अपने घर में रख लीजिए, इससे बुरी आत्माएं नहीं आती हैं, तो वह इंसान इस बात को मान लेता और उस चीज़ को अपने घर में रख लेता। आज के समय में अगर पढ़े लिखे लोगों को बताया जाए कि आप इस चीज़ को अपने घर में रख लीजिए, इससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना ज़्यादा आसान लगेगा। तो इसी तरह ब्रून को ये डर था कि बदलते समय में जीसस के चमत्कारों को काल्पनिक मान लिया जाएगा और बाइबल में लिखी हुई बातों को किसी इंसान के द्वारा लिखी हुई कहानी समझ लिया जाएगा। खैर, ब्रून अपना सवाल पूछ ही रहा था कि अर्नेटी ने उसे बीच में ही टोक दिया। अर्नेटी ने कहा कि किसी भी चीज़ की कोई भी व्याख्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाइबल में जो कुछ जैसा लिखा है ठीक वैसा ही हुआ था। तो अब अर्नेटी का ये जवाब सुनकर ब्रून को लगा कि शायद अर्नेटी आस्था की वजह से ये बात बोल रहे हैं। उसने हाँ में सर हिलाया और नीचे देखने लगा। ब्रून के चेहरे पर फैल चुकी निराशा को अर्नेटी ने समझ लिया था और अर्नेटी ने आगे कहना शुरू किया। अर्नेटी ने कहा कि जो भी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई हैं उनको देखा जाना संभव है। एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम खुद
बाइबल में लिखी हुई घटनाओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि वो घटनाएं पूरी तरह से सही हैं। तो अब ब्रून के लिए एक बहुत बड़े रहस्य की बात थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो इस बात पर क्या बोले। खैर, अब तक अर्नेटी के उतरने की जगह भी आ गई थी। तो अर्नेटी ने नाव से उतरते वक्त कहा कि कल मेरे मठ में आ जाना, वहाँ पर हम प्राइवेट में और थोड़ा आराम के माहौल में इसके ऊपर और ज़्यादा बात करेंगे। तो अर्नेटी के जाने के बाद ब्रून नाव पर अकेले बैठे काफ़ी देर तक इसके बारे में विचार करता रहा। जब ये अपने होटल में पहुंचा तो देर रात तक इन्हीं बातों के ऊपर सोच विचार करते हुए इसे नींद नहीं आई। अगली दोपहर ये अर्नेटी से मिलने सैन जॉर्जियो मोनेस्ट्री पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद जब इसने अर्नेटी के बारे में पूछा तो एक इंसान ने ब्रून को एक दरवाजे के सामने लाकर छोड़ दिया। ये दरवाज़ा 2 पल्लों वाला था और पुरानी भारी भरकम लकड़ी का बना हुआ था। जब ब्रून ने दरवाज़ा खटखटाया तो अर्नेटी ने खुद ही मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर आने के लिए कहा। फिर ये दोनों एक धीमी रोशनी वाले गलियारे से होते हुए कमरे में पहुंचते हैं। ये जो कमरा था ये अर्नेटी का ऑफिस था। यह एक विशालकाय लंबे आकार का कमरा था और इसकी छत बहुत ही ज़्यादा ऊपर थी। कमरे के बीच में एक लंबी मेज़ पड़ी हुई थी। ये मेज़ भी पुरानी मजबूत लकड़ी की बनी हुई थी और देखने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम लग रही थी। मेज़ के चारों तरफ कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और इन कुर्सियों का जो पिछला हिस्सा था वो भी बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। ये मेज़ और कुर्सियाँ देखने में लग रहा था कि इन्हें सैकड़ों साल पहले बनाया गया होगा। मेज़ के ऊपर तमाम तरह की किताबें, कागज़ और लिखने का सामान रखा हुआ था। तो बैठने के बाद अर्नेटी ने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे तक इधर उधर की बातें होती रहीं, लेकिन ब्रून की दिलचस्पी इधर उधर की बातों में तो थी नहीं। ये उन बातों को सुनना चाहता था जिन्हें सुनने के लिए आया हुआ था। लेकिन ब्रून अब नोटिस कर रहा था कि शायद अर्नेटी अब उस मशीन के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। शायद अर्नेटी को पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने एक बिल्कुल ही अनजान इंसान से जल्दबाजी में उस मशीन के बारे में बता दिया था। फिर आखिरकार ब्रून ने खुद ही उस मशीन के बारे में अर्नेटी से पूछ लिया और ये पूछने के बाद कमरे में एक लंबा सन्नाटा खिंच गया। काफ़ी देर तक विचार करने के बाद अर्नेटी ने बोलना शुरू किया। अर्नेटी ने बताया कि 17 सितंबर 1952 का दिन था। पेलेग्रिनो अर्नेटी मिलान की एक यूनिवर्सिटी की लैब में मौजूद थे। अर्नेटी एक वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किए गए ग्रेगोरियन मंत्रों को फिल्टर कर रहे थे ताकि जाप की आवाज़ को साफ साफ सुना जा सके। अर्नेटी का इस काम में एक और प्रीस्ट साथ दे रहा था जिसका नाम अगस्टिनो जमेली था। अगस्टिनो जमेली एक काबिल फिजिशियन और मनोचिकित्सक था। साथ ही साथ जमेली पैरानॉर्मल मामलों में आसानी से विश्वास न करने वाला इंसान था। ये एक्सरसिज्म के दौरान अर्नेटी के साथ रहता था ताकि अगर एक्सरसाइज किए जाने वाले इंसान में किसी बीमारी या मानसिक रोग के लक्षण दिखाई दें तो एक्सरसिज्म को रोककर उस इंसान की मेडिकल मदद की जाए। तो हुआ ये कि फिल्टर करने के दौरान वायर रिकॉर्डर में अचानक कुछ गड़बड़ी आ गई। अब अगस्टिनो जमेली की एक आदत थी कि अगर कोई दिक्कत अचानक आ जाती तो ये अपने पिता को याद किया करता था। इसके पिता की मृत्यु के बाद से ये जमेली की आदत बन गई थी। तो जब वायर रिकॉर्डर अचानक ख़राब हुआ तो जमेली के मुंह से आदत के मुताबिक अपने आप निकल गया, आह डैड हेल्प मी। खैर, फिर इन दोनों ने वायर रिकॉर्डर को ठीक किया और ठीक करने के बाद इसे दोबारा से चलाया। लेकिन इस बार जब वायर रिकॉर्डर चलाया गया तो इसमें से मंत्रों के जाप की आवाज़ नहीं आ रही थी बल्कि किसी और इंसान के बोलने की आवाज़ वायर रिकॉर्डर से सुनाई दे रही थी। और ये जो आवाज़ सुनाई दे रही थी ये किसी और इंसान की नहीं थी बल्कि जमेली के पिता की ही आवाज़ थी। जमेली इस आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचानता था। वो बिल्कुल वैसे ही बोल रहे थे जैसे अपने ज़िंदा रहने के दौरान वो बोला करते थे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग में रुकीनी नाम भी था जिस नाम से जमेली के पिता इसे बचपन में पुकारा करते थे। अब ये चीज़ सुनकर जमेली बहुत ज़्यादा घबरा गया और इसने रिकॉर्डर को फ़ौरन बंद कर दिया क्योंकि जमेली को लग रहा था कि उसने रिकॉर्डर के माध्यम से एक भूत की आवाज़ सुन ली है। और ईसाई धर्म में नेक्रोमेंसी यानी भूतों से बात करने को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। फिर इसके बाद ये बात इन दोनों ने अपने सीनियर प्रीस्ट को बताई और इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को मिलान की यूनिवर्सिटी कैथोलिका डेल सेक्से कोरे के फिजिक्स डिपार्टमेंट में ले जाकर टेस्ट किया गया। अब ये जो घटना हुई थी, जमेली के पिता की आवाज़ को रिकॉर्ड होने वाली घटना, इस घटना के बाद वेटिकन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस रिपोर्ट को पोप के सहायक ब्रूनो हायम ने
खुद अपने हाथों से लिखा था। खैर, इस रिकॉर्डिंग वाली घटना की वजह से अर्नेटी और जमेली दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि इन्होंने भूत की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। तो इसलिए पोप के पास मार्गदर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये पोप से मिले तो पोप ने इनसे कहा कि आप लोगों को इस मामले में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पोप ने कहा कि आपने अपने पिता की आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना था, बल्कि उस आवाज़ को सुना था जो उन्होंने जिंदा रहने के दौरान बोली थी, और वो आवाज़ आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। फिर पोप ने आगे कहा कि ऐसी आवाज़ों की मौजूदगी होना धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विषय है। रिकॉर्डर आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है, उससे वो आवाज़ें चाहे जहाँ से भी प्राप्त हो रही हों। हो सकता है कि ये घटना इस क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध किए जाने के लिए आधार की तरह से काम करे। फिर पोप ने बताया कि अलग अलग समय काल के ध्वनि तरंगे मौजूद रहती हैं, जिन्हें सक्षम मशीन के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब जो वेटिकन की बात है वो ये है कि वेटिकन वैज्ञानिक खोजों और वैज्ञानिक ज्ञान को बड़ी गंभीरता से लेता है, और क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक तरंगे कभी समाप्त नहीं होती। तो अर्नेटी इसके बारे में बड़े लंबे समय तक विचार करते रहे कि क्या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो अलग अलग समय काल की आवाज़ों को सुन सके, रिकॉर्ड कर सके, और आवाज़ों के अलावा ये मशीन दूसरी तरंगों को पकड़ के चित्रों को भी दिखा सके और रिकॉर्ड कर सके। फिर इसके कुछ समय बाद वेटिकन सिटी के द्वारा खुद ही एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। इस गुप्त प्रोजेक्ट का काम ऐसी एक मशीन को बनाना था, एक ऐसी मशीन जो इतिहास के किसी भी समय को देख सके। इस मशीन को बनाने के लिए 12 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया। जाहिर तौर पर इस टीम के पहले इंसान पेलेग्रिनो अर्नेटी खुद थे, क्योंकि अर्नेटी को क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रिक सामानों की अच्छी खासी जानकारी थी। इनके अलावा फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ विजेता एनरिको फर्मी भी इस टीम के एक सदस्य थे। गौर करने वाली बात यह है कि एनरिको फर्मी की फर्मी पैराडॉक्स धार्मिक मान्यताओं को ही बल देती है। धार्मिक मान्यताएं जिनके अनुसार धरती सृजन का केंद्र है। अपनी इस फर्मी पैराडॉक्स में एनरिको फर्मी सवाल करते हैं कि एलियंस यानी दूसरे ग्रहों के जीव कहाँ हैं। अगर जीवन का उत्पन्न होना इतना ही आसान होता तो ब्रह्मांड की किसी और जगह पर जीवन को उत्पन्न हो जाना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा पुराना है। अब तक हमारी धरती से लाखों करोड़ों साल पुराने किसी ग्रह पर जीवन को उत्पन्न हो जाना चाहिए था, विकसित हो जाना चाहिए था, और विकसित होकर ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी जाहिर कर देनी चाहिए थी। खैर, इस टीम के दूसरे सदस्य थे वार्नर वान ब्रान। अब वान ब्रान का एक लंबा चौड़ा और दिलचस्प इतिहास है। वान ब्रान जर्मनी में पैदा हुए थे और जर्मनी के ही नागरिक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जर्मनी के लिए रॉकेट बनाने में लगे हुए थे। वान ब्रान के द्वारा बनाए गए V2 रॉकेट ने जर्मनी के दुश्मन देशों के दिलों में आतंक पैदा कर दिया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत बेहद गुपचुप तरीके से वान ब्रान को अमेरिका लाया गया। अमेरिका आने के बाद वान ब्रान ही वो इंसान थे जिन्होंने अमेरिकन स्पेस ट्रेवल की नींव डाली थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने लायक रॉकेट बनाना वान ब्रान का सपना था। अपने बनाए हुए रॉकेटों को वान ब्रान ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाने लायक विकसित किया, और फिर अपोलो मिशन के तहत अमेरिकन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाया। इंसानों को चांद तक पहुंचाने में वान ब्रान की मुख्य भूमिका थी, या फिर यूं कहें कि अपोलो मिशंस को फेक करने में वान ब्रान का सबसे बड़ा हाथ था। जी हाँ, इस बात की गहरी संभावना है कि नासा के सारे मून मिशन झूठे थे। आज तक कोई भी इंसान चांद तक नहीं पहुंच पाया है। नासा के द्वारा जो इंसानों को चांद तक पहुंचाने की बात कही जाती है वो पूरी तरह से झूठी है। इस बात की काफ़ी ज़्यादा गहरी संभावना है। खैर, वान ब्रान और एनरिको फर्मी के अलावा एक जापानी नोबेल प्राइज़ विनर के भी इस टीम में शामिल होने की बात सामने आती है। इन लोगों के अलावा अगस्टिनो जमेली भी इस टीम के एक सदस्य थे। टीम के बाकी लोगों के नाम कभी सामने नहीं आ पाए, और जाहिर है कि इन लोगों को ऐसी मशीन बनाने में सफलता मिल गई जो मशीन भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को देख सकती थी। अब ये जो मशीन बनकर तैयार हुई थी, इसमें सबसे ऊपर तमाम तरह के एंटीने लगे हुए थे जो अलग अलग आकार के थे, अलग अलग बनावट के थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और सभी उपलब्ध धातुओं के मिश्रण से बनाए गए थे। ये एंटीने तरंगों को पकड़ने का काम करते थे। फिर इसके नीचे एक चौकोर बक्सा था जिसमें तमाम लीवर और डायल लगे हुए थे। ये मशीन को कंट्रोल करने वाला हिस्सा था।
फिर इसके नीचे टेलीविज़न जैसा एक यंत्र था जो ब्लैक एंड वाइट वीडियो दिखाता था। मशीन के डायल्स की मदद से मशीन को एक निश्चित समयकाल और निश्चित जगह पर सेट कर दिया जाता था। इतिहास में जिस व्यक्ति को देखना हो उसके बारे में निश्चित तौर पर यह पता होना चाहिए था कि वो व्यक्ति किस समय किस जगह पर मौजूद था। अगर ये दोनों जानकारियां निश्चित हो तो अनुमान के आधार पर कई प्रयासों के बाद उस व्यक्ति को ढूंढा जा सकता था। मशीन में समय और जगह सेट करने के बाद स्क्रीन पर 3D होलोग्राम की तरह वे घटनाएं चलने लगती जो उस समय काल में उस जगह पर घटी थी। उन घटनाओं के दृश्य दिखाई देने लगते और उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती। ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करने की भी व्यवस्था इस मशीन में मौजूद थी। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लोग छोटे आकार के होते थे। इनमें से विशेष व्यक्ति की पहचान करनी होती थी। पहचान करने के बाद मशीन को उसी व्यक्ति के ऊपर सेट कर दिया जाता और मशीन उस व्यक्ति को केंद्र मानकर चलने लगती और उसके सारी गतिविधियां दिखाने लगती। मशीन एक व्यक्ति विशेष पर इसलिए सेट हो जाती थी क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी खास अलग तरह की तरंगें होती हैं। जिस तरह इंसान का DNA या फिंगरप्रिंट दूसरे लोगों से अलग होता है, उसी तरह हर इंसान की तरंगें भी दूसरे लोगों से अलग होती हैं। तो मशीन जब उस इंसान की तरंगों को पकड़ लेती तो उसको ही केंद्र मानकर चलने लगती, उसका पीछा करने लगती और वो जो कुछ भी कर रहा होता, जहाँ भी जा रहा होता, उन सारी चीज़ों को दिखाने लगती। इसके बारे में अर्नेटी ने बताया था कि किसी को भी ठीक तरह से नहीं पता था कि ये मशीन आखिर बन कैसे गई और अर्नेटी के मुताबिक इस मशीन के बनने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, जब मशीन ने काम करना शुरू कर दिया तो मशीन को चेक करने के लिए सबसे पहले उस घटना को देखा गया जिस घटना की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद हो, ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग और मशीन की रिकॉर्डिंग को मिलाकर सत्यापन किया जा सके। इस वजह से सबसे पहले इस मशीन के माध्यम से मुसोलिनी को अपना एक मशहूर भाषण देते हुए सुना और देखा गया। मशीन बिल्कुल सही दिखा रही थी। फिर ये समय में और पीछे गए और इन्होंने नेपोलियन को देखा। इसके बाद इन्होंने समय में और पीछे जाकर 63 ईसा पूर्व में प्राचीन रोम के एक बाजार को देखा तथा सिसेरो के एक भाषण को देखा। बोलते वक्त सिसेरो के हाव भाव और आवाज़ का लहजा बेहद शानदार था अर्नेटी के मुताबिक। फिर उन्होंने 169 ईसा पूर्व में लैटिन कवि एनियो के द्वारा लिखे गए थिएस्टस नाम के नाटक का मंचन देखा। इस नाटक का ज़्यादातर हिस्सा इस समय में खो गया था। फिर इन्होंने जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्सन देखना चाहा। जब ये मशीन को उस समय में सेट कर रहे थे तो इनको लग रहा था कि जीसस के क्रूसिफिक्सन को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन उस समय तमाम क्रूसिफिक्सन किए जा रहे थे। इस वजह से जीसस के क्रूसिफिक्सन को ढूंढा नहीं जा सका। जीसस के सर पर जो कांटों का ताज था उसने भी कोई खास मदद इनकी नहीं करी थी, क्योंकि ये कांटों का ताज भी उस समय में तमाम सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों को पहनाया जाता था। फिर उन्होंने मशीन के द्वारा लास्ट सपर को देखना चाहा और उसमें इन्हें सफलता मिल गई। फिर यहाँ से इन्होंने मशीन को जीसस के ऊपर सेट कर दिया और इसके बाद की सभी घटनाओं को देखते रहे। जीसस क्राइस्ट की इन घटनाओं को 12 से 14 जनवरी 1956 के बीच देखा गया था और रिकॉर्ड किया गया था। इन घटनाओं में देखा गया था कि क्राइस्ट ने अकेले पूरा क्रॉस नहीं उठाया था। किसी अकेले इंसान के उठाए जाने के लिहाज से ये क्रॉस बहुत ज़्यादा भारी था। क्राइस्ट ने सिर्फ हॉरिजॉन्टल बीम उठाया था और इस दौरान वो गिरे नहीं थे। अर्नेटी ने क्रूसिफिक्सन का पूरा विवरण दिया था और कुछ लिखी हुई बातों को हकीकत से अलग बताया था। इसके बाद क्राइस्ट के पुनर्जीवन के बाद की घटनाओं को भी देखा गया। इन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लिया गया था। इन घटनाओं को देखे जाने के दौरान इस मशीन के पास पोप और कई महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद थे। फिर इसके बाद मशीन को डिसमेंटल कर दिया गया और इसके डिज़ाइन के कुछ हिस्सों को स्विट्ज़रलैंड तथा कुछ को जापान भेज दिया गया। मशीन के डिज़ाइन की एक कॉपी को वेटिकन में सुरक्षित कर लिया गया। अब अगर आप सोच रहे हो कि एक ऐसी मशीन जो इतिहास को देख सकती थी, बाइबल में लिखी हुई बातों को सच साबित कर सकती थी और बड़ी तादाद में लोगों को चर्च की तरफ मोड़ सकती थी, तो चर्च ने खुद ही ऐसी मशीन को डिसमेंटल क्यों कर दिया? तो इसका जवाब ये है कि ये मशीन न सिर्फ दशकों, सैकड़ों और हज़ारों साल पीछे देख सकती थी, बल्कि कुछ दिन या कुछ घंटे पहले भी देख सकती थी। अगर ये मशीन अस्तित्व में रहती तो दुनिया का कोई भी राज नहीं रहता। आम लोगों के व्यक्तिगत राज, नेताओं के राज, राष्ट्राध्यक्षों के राज, देशों के राज, सेनाओं के राज
और भी तमाम तरह के राज ये मशीन खोल सकती थी। सब कुछ बाहर आ जाता कि कौन कब किससे मिला, कहाँ गया और क्या बात की। अगर ये मशीन गलत हाथों में पड़ जाती तो दुनिया के ऊपर तानाशाही का एक गंभीर संकट पैदा हो जाता। खैर, अर्नेटी ने अब सब कुछ इस मशीन के बारे में फ्रैंकोis ब्रून को बता दिया था। इस मुलाकात के बाद भी कई बार ब्रून अर्नेटी से मिलने जाते रहे। कई साल बीत गए थे और दुनिया को इसकी खबर ही नहीं थी कि एक ऐसी मशीन बनाई जा चुकी है और उसे बर्बाद भी किया जा चुका है। फिर अर्नेटी ने खुद ही सार्वजनिक तौर पर इस मशीन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो अखबारों को इंटरव्यू देने लगे और अपने भाषणों में इस मशीन का जिक्र करने लगे। ऐसे ही एक भाषण के दौरान अर्नेटी ने तमाम वैज्ञानिकों की एक सभा के सामने क्रोनोवाइजर के बारे में विस्तार से बात करी थी। अब जब क्रोनोवाइजर की बातें बाहर आ गई तो लोग अर्नेटी से इस मशीन के बारे में सबूत मांगने लगे। जब अर्नेटी पर दबाव ज़्यादा हो गया तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक तस्वीर पत्रकार को दे दी। इस तस्वीर के बारे में अर्नेटी का दावा था कि ये तस्वीर क्रोनोवाइजर के द्वारा रिकॉर्ड की गई है और ये जीसस क्राइस्ट की असली तस्वीर है। जाहिर है कि जब ये तस्वीर पत्रिका में छपी तो पूरे इटली में हल्ला हो गया। इस तस्वीर के अलावा दो और तस्वीरें थीं। इनमें से एक तस्वीर में जीसस अपने अनुयायियों के साथ चलते हुए बात कर रहे हैं और इस तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर थी। इन तस्वीरों के अलावा अर्नेटी ने खो चुके नाटक थिएस्टस को भी पेश किया था। अर्नेटी का दावा था कि इस नाटक को उन्होंने क्रोनोवाइजर के माध्यम से सुना और देखा था, उसके बाद इस नाटक को लिखा था। लेकिन जब अर्नेटी ये सबूत दे रहे थे तो कुछ खोजकर्ता इन सबूतों को जांचने में जुटे हुए थे और आखिरकार खोजकर्ताओं ने पता लगाया कि जो तस्वीर अर्नेटी ने पेश करी थी जीसस क्राइस्ट की, वो असल में एक लकड़ी की मूर्ति की तस्वीर है जो इटली के एक चर्च में मौजूद है और मूर्ति की तस्वीर पोस्टकार्ड्स पे भी छपा करती थी। फिर दूसरी तस्वीर के बारे में सच्चाई सामने आई कि वो एक पेंटिंग की तस्वीर थी जिसे जोहानेस रफाएल वेले ने बनाया था और जिसका नाम जीसस अमंग व्हीट फील्ड था। तीसरी तस्वीर भी एक पेंटिंग से ली गई थी। इस पेंटिंग को यूजीन बर्नार्ड ने बनाया था और इसका नाम पीटर एंड जॉन रनिंग टू द टूम था। यही बात थिएस्टस नाटक के भी बारे में थी। थिएस्टस नाटक का जो पूरा रूप अर्नेटी ने पेश किया था उसमें मात्र 150 लाइनें ही मौजूद थी, जबकि एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि ये नाटक इससे कहीं ज़्यादा लंबा रहा होगा। इस नाटक में 1000 के लगभग लाइनें होनी चाहिए थी। साथ ही साथ नाटक की भाषा में भी गलतियाँ थी। इस नाटक में अर्नेटी के द्वारा जो लिखा गया था, इसमें कुछ ऐसे शब्द मौजूद थे जो इस नाटक को लिखे जाने के लगभग 200 साल बाद तक भाषा में मौजूद नहीं हो पाए थे। तो अब जब ये बातें सामने आने लगी तो सबसे बड़ा सदमा फ्रैंकोis ब्रून को लगा। क्या अर्नेटी ने सब कुछ झूठ बोला था? और अगर उनके पास तस्वीरें मौजूद थी तो उनमें से एक भी तस्वीर उन्होंने ब्रून को दिखाई क्यों नहीं थी? अपने दिमाग में सारे सवाल लिए ब्रून अर्नेटी से मुलाकात करने पहुंचा और जैसे ही मुलाकात हुई ब्रून ने आवेश में सारे सवाल अर्नेटी से दाग दिए। इन सवालों को सुनने के बाद अर्नेटी ने बोलना शुरू किया। अर्नेटी ने बताया कि उन तस्वीरों को जो उन्होंने पत्रकार को दी थी, उन तस्वीरों के बारे में अर्नेटी ने कभी ये दावा किया ही नहीं था कि वो तस्वीरें क्रोनोवाइजर के द्वारा खींची गई थी। अर्नेटी ने उन तस्वीरों को सिर्फ ये समझाने के लिए दिया था कि जीसस क्राइस्ट इस तरह के दिखते थे और ये घटनाएं इस तरह से हुई थी। लेकिन रिपोर्टर ने सनसनी फैलाने के लिए उन तस्वीरों को क्रोनोवाइजर के द्वारा खींची गई तस्वीरें बताकर छाप दिया। क्रोनोवाइजर की सारी रिकॉर्डिंग पोप के अधिकार में ही थी। इस वजह से अर्नेटी के पास उनके कोई भी फोटोग्राफ मौजूद हो ही नहीं सकते थे। यही हाल थिएस्टस नाटक के बारे में भी था। इस नाटक को क्रोनोवाइजर में देखने और सुनने के कुछ समय बाद अर्नेटी ने इस नाटक को अपनी याददाश्त से दोबारा लिखा था। तो ब्रून ने इतना सुनने के बाद पूछा कि आप इस मामले में सफाई क्यों नहीं देते, आप चुप क्यों हैं? तो अर्नेटी ने बताया कि चर्च के द्वारा अर्नेटी को इस मामले पर कुछ भी बोलने से रोक दिया गया है। जिस तरह से अर्नेटी को झूठा साबित किया जा रहा है वो चर्च के लिए फ़ायदेमंद है। यही रास्ता है जिससे क्रोनोवाइजर की बातों को दबाया जा सकता है, क्योंकि चर्च नहीं चाहता था कि क्रोनोवाइजर की बातें बाहर आए और चर्च के द्वारा निकाला गया रास्ता सही भी था, क्योंकि इस घटना के कुछ ही सालों बाद क्रोनोवाइजर के बारे में बात होना पूरी तरह से बंद हो गया था। कोई नहीं जानता था कि क्रोनोवाइजर की बातों में कितनी सच्चाई है, कभी ऐसी मशीन बनी भी थी या ये सारी बातें सिर्फ अफवाह थी।
लेकिन फिर 1988 में चर्च के द्वारा एक अजीब आदेश जारी किया जाता है। चर्च का आदेश था कि अगर कोई इंसान क्रोनोवाइजर के बारे में बात करेगा या फिर क्रोनोवाइजर जैसी मशीन का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा तो उसे चर्च से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब अगर ऐसी कोई मशीन अस्तित्व में कभी थी ही नहीं तो चर्च को ऐसा आदेश जारी करने की भला क्या ज़रूरत थी। फिर इसके बाद 1994 में जब अर्नेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिस्तर पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने ब्रून को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात में अर्नेटी ने बताया कि जो तस्वीरें उन्होंने पेश करी थी वो तस्वीरें तो झूठी थी और उन तस्वीरों को अर्नेटी ने इसलिए पत्रकार को दिया था ताकि लोगों को चर्च की तरफ मोड़ा जा सके, उनकी आस्था को जगाया जा सके। लेकिन अर्नेटी ने अपने आखिरी वक्त में बताया कि क्रोनोवाइजर मशीन वाकई में असली थी, उसे बनाया गया था और हो सकता है कि वो मशीन इस समय भी वेटिकन के किसी तहखाने में मौजूद हो। लेकिन अभी तक इस मशीन का कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है। इस वजह से यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसी मशीन कभी बनी थी या नहीं बनी थी, और अगर बनी थी तो आज किसी के पास मौजूद है या फिर नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक या कमेंट करके अपना निशान छोड़ें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।